लास्ट लेक्चर में हम लोग अटेम्प्ट कर रहे थे इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का टॉपिक था जो मैंने लास्ट लेक्चर में अटेम्प्ट आपको कराया। ठीक है, उसको मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ आज की क्लास में। इंक्लाइंड प्लेन और इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टली एक एंगल बना रहा है जिसका नाम है थीटा। इंक्लाइंड प्लेन है और इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टली एक एंगल बना रहा है जिसका नाम है थीटा। इंक्लाइंड प्लेन को कहते हैं एनी सरफेस दैट मेक्स सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल। हर वो सरफेस जो हॉरिजॉन्टली कोई ना कोई एंगल बनाए वो कहलाती है हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन। उसको इंक्लाइंड प्लेन का नाम दिया जाता है। मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट मौजूद है और इस ऑब्जेक्ट का मास है m। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है और इस ऑब्जेक्ट का मास मेरे पास क्या है m। और मैं जानना चाहता हूं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। मैं भी जानना चाहता हूं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। आई वांट टू नो कि जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन तो इसके अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ओके, अब ये वाला एक्सेलरेशन उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक हम इस पे लगने वाली फोर्सेस कंसीडर ना करें। सबसे पहले तो इस पे फोर्स लग रही है वेट। वेट ऑलवेज एक्ट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस पे फोर्स लग रही है वेट, जो वेट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके साथ बता दी। अब आपको पता है कि ये अपने वजन की वजह से सरफेस को दबा रहा है। अगर ये अपने वजन की वजह से सरफेस को दबा रहा है तो इसका मतलब सरफेस की रिएक्शन की वजह से इस पे कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करेगा। सरफेस बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करता है वो कहलाती है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर ये सरफेस है तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसी होगी, परपेंडिकुलर। अगर सरफेस ऐसा है नॉर्मल रिएक्शन मतलब जैसे सरफेस मुड़ता जाएगा नॉर्मल रिएक्शन भी वैसे मुड़ता जाएगा। सरफेस ऐसा होगा नॉर्मल रिएक्शन ऐसी होगी। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज आर। ठीक है, अब एक छोटा सा जुमला मैं आपके सामने बोलूंगा, उसको बहुत ध्यान से आपने सुनना है। वेट लग रहा है ऐसे और बॉडी जा रही है ऐसे। वेट लग रहा है ऐसे और बॉडी जा रही है ऐसे। वेट लग रहा है ऐसे और बॉडी जा रही है ऐसे। इसका मतलब ये पूरा वेट इस बॉडी को मूव करवाने के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब पूरा वेट बॉडी को मूव करवाने के रिस्पॉन्सिबल नहीं होता तो उसका कोई ना कोई कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। जुमला बोले मेरा, जब आपके पास बॉडी को पूरा वेक्टर मूव करवाने के रिस्पॉन्सिबल नहीं होता तो उसका कोई ना कोई कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। कंपोनेंट्स बनाने के लिए अब मुझे देखना है वेट का वो कौन सा कंपोनेंट है जिसको मूव करवाने के रिस्पॉन्सिबल है। अब मुझे देखना है कि वेट का कौन सा कंपोनेंट है जिसको मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसके लिए मुझे इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, जिसमें मुझे दो एक्सिस चाहिए होंगे। एक एक्सिस होगी एक्स एक्सिस जो इंक्लाइंड प्लेन की पैरेलल होगी और एक एक्सिस होगी वाई एक्सिस जो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो पहले मेरे पास आई एक एक्स एक्सिस जो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है, इसको मैंने एक्स एक्सिस का नाम दिया। दिस इज एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है जो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है। जबकि ये वाली एक्सिस जो होगी जो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होगी
इस एक्सिस को हम बोलेंगे वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस कहलाएगी। तो एक एक्सिस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल और एक एक्सिस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर। तो आपने देखा ये वाली जो एक्सिस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है और ये वाली एक्सिस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर। अब इसके दो कंपोनेंट्स मुझे मिल गए, देख लें। एक वेट का कंपोनेंट आएगा Wx, जिसे मैंने यहां पर लिखा Wx, और एक वेट का कंपोनेंट आएगा Wy, जिसे मैंने आपके पास यहां पे लिखा Wy। अब एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, गौर से सुनिएगा जरा। ज्योमेट्री से ये बात साबित है, ज्योमेट्री से। कहां से? ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री से ये बात साबित है कि इंक्लाइंड प्लेन जितना एंगल यहां बनाता है थीटा, उतना ही एंगल यहां भी बनता है थीटा। जितना एंगल थीटा यहां बनता है उतना एंगल थीटा यहां बनता है। ज्योमेट्री से ये बात साबित है, जितना एंगल थीटा यहां बनता है उतना ही एंगल थीटा यहां बनता है। आखिरी बार बोल रहा हूं, मैं उसके बाद में बताऊंगा। ज्योमेट्री से ये बात साबित है, जितना एंगल यहां बनता है थीटा उतना ही एंगल यहां बनता है थीटा। तो यहां पे एंगल बन रहा है थीटा, तो उस एंगल को मैंने यहां रख दिया और ये एंगल मेरे पास बन रहा है कितना? थीटा। अब जरा चेक करके, ये वाला जो एंगल है थीटा Wy के साथ बन रहा है, इसको देखे, सिर्फ इसको देखे, इसको देखना है बस, और किसी को नहीं देखना, इसको देखना है। ये वाला जो थीटा है Wy के साथ बन रहा है, और मैंने 10 बार ये जुमला बोला था, जिसके साथ एंगल बनता है ना उसके साथ कॉस आता है। लास्ट टाइम मुझे एक बच्ची ने या 2-3 बच्चों ने इसका आंसर भी दिया था अपने ही क्लास में। तो Wy के साथ एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब Wy will be equal to W cos थीटा, और Wx के साथ ये वाला एंगल नहीं बन रहा, Wx के साथ ये वाला एंगल नहीं बन रहा, तो इसका मतलब जिसके साथ एंगल नहीं बनता उसके साथ साइन, तो Wx will be equal to W sin थीटा। जिसके साथ एंगल बने उसके साथ cos, जिसके साथ एंगल नहीं बने उसके साथ साइन। अब Wy W cos थीटा के बराबर हो गया और Wx W sin थीटा। मैंने आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लें। फ्रॉम ज्योमेट्री वी कंक्लूडेड, ज्योमेट्री से हमने कंक्लूड किया कि जितना एंगल बनेगा यहां पर थीटा उतने एंगल यहां बनेगा थीटा। नाउ आई वांट टू नो द वैल्यूज ऑफ Wy एंड Wx। Wy इक्वल टू W cos थीटा। Why? क्योंकि इसके साथ एंगल बन रहा है, जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ cos। Wx के साथ एंगल नहीं बन रहा तो उसके साथ sin। तो Wx के साथ कोई एंगल नहीं बन रहा, उसके साथ मेरे पास क्या आएगा? sin। तो अब जरा गौर से देखिए, मैंने इस Wx को हटाकर यहां पे लिख दिया W sin थीटा, और Wy को हटाकर यहां लिख दिया W cos थीटा। आप भी लिखें, Wx Wy हटा दें, काट दें उनको, ये दोनों बेसिकली आते हैं। Wx Wy को काट दें, वो स्टार्टिंग का पार्ट था, वो खत्म कर चुके हैं हम। अब Wy की जगह पे लिखें W cos थीटा और Wx की जगह पे लिखें W sin थीटा। ठीक है, अब जरा चेक करें, यहां है W sin थीटा, यहां क्या है? W cos थीटा। यहां W sin थीटा और यहां W cos थीटा। अब एक चीज नोट करें, नोट करें, बार-बार बोलो, नोट करें, नोट करें। क्या नोट करें? ये नोट करें कि ये W cos थीटा और नॉर्मल रिएक्शन दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इज इट? मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, कुछ बातें मुझे वक्त से पहले पढ़ाने की जरूरत होती है, आपको पता है। ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन और W cos थीटा ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस बॉडी का y एक्सिस पे कोई मोशन नहीं है, इस बॉडी का y एक्सिस पे कोई मोशन नहीं है। दिस इज y एक्सिस। y एक्सिस पे अगर मोशन होता तो या तो ये ऐसे जाता या ये ऐसे आता, ना ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना ये नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इसका y एक्सिस पे कोई मोशन ही नहीं। जब y एक्सिस पे कोई मोशन नहीं तो इन दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। तो इसको मूव करवाने के लिए नीचे तो वेट फोर्स रिस्पांसिबल कौन सी? W sin थीटा। कौन सी?
W sin थीटा। तो अब अपने दिमाग में एक बात नक्श कर लें, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए मुझे छोड़कर 24 से 24 में 23 या 22 लोग, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, अगर मैं आपसे कहूंगा इंक्लाइन प्लेन पे अगर एक बॉडी मौजूद होगी, उस पे वेट का कौन सा कंपोनेंट बॉडी को मूव करवाने के रिस्पॉन्सिबल होगा, तो आप बोलेंगे W sin थीटा, क्योंकि बॉडी एक्स एक्सिस पे मूव कर रही है और एक्स एक्सिस पे लग रहा है W sin थीटा। अगर मैं आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं अगेंस्ट ग्रेविटी उठाता ऐसे, तो मुझे पूरा इसका वेट ओवरकम करना पड़ता, मुझे इसके पूरे वजन को काबू करना पड़ता, और एक वक्त आता मैं 2 मिनट उठा लेता, 3 मिनट उठा लेता, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, फिर मेरे हाथ का बेड़ा गर्क हो जाता, क्योंकि मैं इसको दांत देता कैसे नहीं पकड़ सकता। अब इसको इंक्लाइन प्लेन पर रख कर फायदा क्या हुआ कि इसका वेट कम हो गया, और वेट कम क्यों हुआ, क्योंकि वेट का एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन ने क्या कर लिया, बैलेंस। तो इसलिए इसको उठाने के अंदर सिर्फ एक वेट का कंपोनेंट एक्ट कर रहा है, कौन सा, W sin थीटा। W sin थीटा वेट का वो कंपोनेंट है जो इसको मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे आपके पास बॉडी को इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखकर लिफ्ट करना आसान है एज कंपेयर टू लिफ्ट इट अगेंस्ट ग्रेविटी। हाँ जी, अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताएं, क्या मुझे ये बताएं कि कौन सा कंपोनेंट है जो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बॉडी को मूव करवाने के रिस्पॉन्सिबल है, आप फौरन बोलेंगे W sin थीटा। जब भी कोई भी इंक्लाइन प्लेन का मैंने आपको ड्राइव कर दिया और मैंने कहा इस पे फोर्स लोकेट कर देंगे, आंखें बंद करके सबसे पहले W sin थीटा बनाएंगे। अगर मैंने इंक्लाइन प्लेन दिया और मैंने कहा इस पे फोर्स लोकेट कर दे, आंखें बंद करके सबसे पहले बनाएंगे W sin थीटा। क्या बनाएंगे, W sin थीटा। W sin थीटा वो कंपोनेंट है जो बॉडी को मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जुमला मैंने भी 5, 6, 7 बार कह दिया। अगर इतना कहने के बाद कुछ बातों में मैं रिजेक्ट होता हूँ, और जहां रिजेक्ट होना बनना चाहिए वहां बनता हूँ। क्यों, क्योंकि वो जहानत मेमोराइज कराने के लिए बहुत जरूरी होती है। इसीलिए तो मैंने आपको जुमला बोला कि यहाँ पे W sin थीटा एक्ट कर रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। हर वो बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर होगी, उस पे W sin थीटा एक्ट करेगा। कहाँ एक्ट करेगा, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। खत्म हो गया ये किस्सा। अब मैंने अज्यूम किया हुआ है, मैंने अज्यूम किया हुआ है कि इसके और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है। इसके और इसके सरफेस के बीच में क्या है, फ्रिक्शन। चले भाई, अब मेरा सवाल है, और सवाल है मेरा आरजू से। आरजू अनम्यूट करें बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आरजू मुझे एक बात बताइए, फ्रिक्शन बॉडी के मोशन को फेवर करता है बेटा, अपोज करता है? अपोज करता है। अपोज करता है। तो अगर ये बॉडी नीचे जा रही है तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ। गुड। तो यहाँ पे एक्ट कर रहा है फ्रिक्शन इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। थैंक यू बेटा, म्यूट कर ले। तो ये आपके पास आया फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अगर किसी ने कहा फ्रिक्शन अपवर्ड क्यों लग रहा है, तो आप बोलेंगे फ्रिक्शन का दिल जा रहा है। नहीं, आपने बोला फ्रिक्शन अपवर्ड इसलिए लग रहा है, फ्रिक्शन अपवर्ड इसलिए लग रहा है क्योंकि फ्रिक्शन बॉडी के मोशन को अपोज करता है। तो इफ योर बॉडी विल मूव इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन विल बी ऑपोजिट टू द मोशन। तो अगर बॉडी नीचे आएगी तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। If body moves downward, then friction acts upward. तो आपके पास ये फ्रिक्शन इसमें अपवर्ड एक्ट करेगा। ये बात हो गई, इस बात को मैंने देख लिया, फोर्सेस लोकेट कर दी। एक आखिरी बात समरी पे पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ, सुन ले।
परसों भी पढ़ाया था, आज भी पढ़ा दिया, 2 बार हो गया और अब तीसरी बार पढ़ा दूं। मुझे निकालना है बॉडी का एक्सेलरेशन जो मूव करती है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन, चीजों को ध्यान में बिठाएं। एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक हम उस पे लगने वाली फोर्सेस कंसीडर ना कर ली। सबसे पहली फोर्स इस पे लगी वेट। वेट ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर ये बॉडी अपने वजन की वजह से सरफेस को दबा रही है तो सरफेस भी इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा जो नॉर्मल रिएक्शन कहलाएगा। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये नॉर्मल रिएक्शन है और नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर। उसके बाद मैंने बताया था बॉडी जो है वेट उसका ऐसे लग रहा है और बॉडी जा रही है ऐसे। अब मेरा सवाल है भाई, सवाल है मेरा, किसी से ही मैं पूछ लूंगा, आंसर मुझे दीजिएगा, कोशिश करिएगा आंसर देने की। मेरा सवाल है मानूर से। मानूर बेटे म्यूट करें। अस्सलामुअलैकुम सर। मानूर बेटा स्क्रीन देखिए, आपको मैं नजर आ रहा हूँ? जी सर। आप मुझे देखिए बेटा, वेट लग रहा है ऐसे और बॉडी जा रही है ऐसे, तो फिर हमने क्या किया था? फिर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर होगी सरफेस के। हाँ, तो मतलब वो मुझे ये लगाई जानना थी। है, मतलब वेट लग रहा था ऐसे और बॉडी जा रही थी ऐसे, तो मैंने कहा था मैं एक काम करूंगा। कितने लोग जानते हैं क्या काम करूंगा? हाथ उठाइए। मैंने यहाँ पे क्या रिजॉल्व काम किया करूंगा था? कंपोनेंट, रिजॉल्व कंपोनेंट्स में करेंगे। एग्जैक्टली मैंने यहाँ कंपोनेंट्स को रिजॉल्व किया था। तो दो कंपोनेंट आए थे, WX और W वाई। Y। फिर मैंने कहा था ज्योमेट्री से ये बात साबित है कि जो एंगल थीटा यहाँ बनता है एग्जैक्टली वही एंगल थीटा यहाँ बनता है। क्या ये बात मैंने बताई थी बेटा? जी सर। और फिर मैंने कहा था जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ क्या आता है? उसके साथ कॉस थीटा। गुड। जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कॉस आता है और जिसके साथ एंगल नहीं बनता उसके साथ क्या आता है? साइन थीटा। तो W Y के साथ एंगल बन रहा था तो W cos थीटा बना। W X के साथ कोई एंगल नहीं बन रहा था, W sin थीटा। जज़ाकल्लाह बेटा, म्यूट कर लीजिए। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये दोनों बैलेंस कर लेंगे और W cos थीटा और R, और ये दोनों बैलेंस क्यों करेंगे? ये दोनों बैलेंस इसलिए करेंगे क्योंकि y एक्सिस पे इसका कोई मोशन नहीं है, तो इसको मूव करवाने के लिए सिर्फ एक फोर्स रिस्पांसिबल होगी, वेट की कौन सी? W sin थीटा। One and the last time I'm saying you people, if anybody asks you कौन सा कंपोनेंट है जो कि वेट का रिस्पांसिबल है बॉडी को मूव करवाने के लिए, तो आपने बोलना है W sin थीटा। और W sin थीटा के ऑपोजिट इसमें हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रही है? फ्रिक्शन। अब इसको मैं ड्राइव करने जा रहा हूं। डेरिवेशन इसकी अजहर आसान है, देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन एट ऑल। सबसे पहले मैंने कंसीडर किया अलोंग y एक्सिस। सबसे पहले मैंने कंसीडर किया अलोंग y एक्सिस। तो पहले मुझे बताइए ये है y एक्सिस, इसको मैं भी खूबसूरत करने जा रहा हूं। दिस इज द y एक्सिस। y एक्सिस पे टोटल कितनी फोर्सेस लग रही हैं? 2। तो मैंने यहां लिखा 2 फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग y एक्सिस। दो फोर्सेस हैं जो y एक्सिस पे एक्ट कर रही हैं। 2 फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग y एक्सिस। एक आपके पास है r और एक है W cos थीटा। तो मैंने लिखा एक है नॉर्मल रिएक्शन R और एक है W cos थीटा। We are just talking about the motion of a body along y axis। तो y axis पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक आपके पास है R और एक है W cos थीटा। y axis पे बॉडी का कोई मोशन ही नहीं है, बॉडी ना ऐसे जा रही है ना ऐसे जा रही है, बॉडी ऐसे रखी हुई है। इट्स नाइदर मूविंग दिस नॉट मूविंग दिस, तो ऐसे रखी हुई है। इसका मतलब y एक्सिस पे इसका कोई मोशन नहीं है। जिस एक्सिस पे बॉडी का मोशन नहीं होता इसका मतलब वहां पे लगने वाली फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया है। तो मैंने आपके पास लिखा सिंस देयर इज नो मोशन ऑफ अ बॉडी, there is no motion of a body along y axis। बॉडी का y axis पे कोई मोशन नहीं है। there is no motion of a body along y axis। y axis पे बॉडी का कोई मोशन नहीं है। अगर y axis पे बॉडी का कोई मोशन नहीं है तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगी।
तो r w cos थीटा के बराबर होगा। r will be equal to w cos थीटा। इससे एमसीक्यूज बन जाता है, इससे बन जाता है एमसीक्यूज। दिमाग खुला रखें, एमसीक्यूज आपको पता है मैं कैसे देता हूँ, आप लोगों को आइडिया है। और जितना टॉपिक टफ होता है एमसीक्यूज उससे ज्यादा मैं टफ बनाता हूँ। r w cos थीटा के बराबर है। मैंने कहा एक बॉडी है, उसका मास है 5 kg और वो इंक्लाइंड प्लेन पे रखी हुई है। मैंने कहा एक बॉडी है, उसका मास है 5 kg एंड दैट इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे रखी गई और एंगल बन रहा है थीटा, थीटा की वैल्यू 30। बताइए इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? ये नहीं देखते सारे बेवकूफ कि मैंने तस्करा किया इंक्लाइंड प्लेन का। तो इंक्लाइंड प्लेन की थ्योरी कहती है कि नॉर्मल रिएक्शन w cos थीटा के बराबर है। तो सिंपल आप लगा देंगे r is equals to w cos थीटा और क्योंकि मास दिया हुआ है w की जगह w की वैल्यू आ जाएगी। weight is the product of mass and acceleration due to gravity। तो w की जगह आ जाएगी mg, साथ में लिखा हुआ है cos थीटा। ये बन जाएगी आपकी वैल्यू mg cos थीटा। मास की जगह आ जाएगा मास जो कि 5 है, जो कुछ भी दिया जा सकता है। g का मतलब 9.8 और cos थीटा का मतलब cos 30। यहां से नॉर्मल रिएक्शन पता चल जाएगा जो न्यूटन में होगा। तो अगर कोई भी बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे हो एंड यू हैव बीन आस्क्ड कि आप उसका नॉर्मल रिएक्शन मालूम करें, तो जब जब कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे होगी तो उसका नॉर्मल रिएक्शन सिंपल mg cos थीटा के बराबर होगा, यानी कि w cos थीटा के बराबर। ठीक बेटे, ये बात हमने देखी, आपको ये बात समझ में आई जिसको मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये बात हो गई, ये वाई एक्सिस का तस्करा खत्म हो गया। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे मैंने लिखा देयर इज नो मोशन ऑफ बॉडी ऑन वाई एक्सिस, इसका मतलब r w cos थीटा के बराबर होगा। तो दे बैलेंस ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे? बैलेंस। इन्होंने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया। अब देखेंगे हम x एक्सिस पे, अब हम देखेंगे अलोंग x एक्सिस और यहां से आएगी डेरिवेशन। तो अब ये x एक्सिस है और अब मुझे देखना है कि x एक्सिस पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं। चलिए भाई, अब मैं यहाँ से आप लोगों से ही मैं पूछ कर सॉल्व करूंगा क्योंकि मुझे पता है आप लोग बता सकते हैं। नताशा अब्बासी बेटा अनम्यूट करें। नताशा अनम्यूट कीजिए। अच्छा, नताशा अनम्यूट नहीं कर रही हैं। दिनशा अनम्यूट कीजिए। दिनशा, दिनशा भी अनम्यूट नहीं कर रही है। सारे बच्चे डर रहे हैं, पता नहीं क्यों डर रहे हैं तो ये लोग। अरीबा काशिफ अनम्यूट करें। अगर आप लोगों से नहीं होगा मैं से पूछूंगा, ऑब्वियसली बात है, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट बाय माय सेल्फ, मैं खुद ही सॉल्व करूंगा, बट ट्राई टू पार्टिसिपेट इन क्लास। उंजिला खुर्शीद अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अब ये किसने अनम्यूट किया है? अरीबा। मैंने सर। अरीबा ने, अच्छा उंजिला आपने किया है। उंजिला मुझे बताइए एक्स एक्सिस पे कितनी फोर्सेस लग रही है? वालेकुम सलाम। ये एक्स एक्सिस दो फोर्सेस हैं, नाम बताइए। W sin थीटा और फ्रिक्शन। गुड, अभी ऑनलाइन रहिएगा। एक लग रही है W sin थीटा और एक लग रही है फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, ओके। अब उंजिला मुझे बताइए बॉडी कहाँ जा रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। ये बॉडी जा रही है डाउनवर्ड, तो मैंने कहा सिंस बॉडी मूव्स डाउनवर्ड, तो बेटा मुझे ये बताइए कि अगर ये डाउनवर्ड जा रही है तो उनमें से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? W sin थीटा बड़ा होगा और फ्रिक्शन छोटा होगा। गुड, W sin थीटा would be greater than friction। थैंक यू बेटा, म्यूट कर ले। चले भाई, आरजू से पूछूंगा मैं क्योंकि ये बच्ची मुझे बता देती है पूछने पर। जी सर। आरजू मुझे नेट फोर्स बताइए, इसकी नेट फोर्स क्या होगी? हायर फोर्स माइनस लोअर फोर्स W sin थीटा माइनस फ्रिक्शन। गुड, इसकी नेट फोर्स में भी W sin थीटा माइनस F, क्योंकि नेट फोर्स जब डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। देखिए इस बच्ची को मेरा जुमला याद है, हायर फोर्स माइनस लोअर फोर्स।
जब दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो नेट फोर्स निकलती है हायर फोर्स माइनस लोअर फोर्स। हायर फोर्स इज W sin थीटा, लोअर फोर्स इज फ्रिक्शन। ये हमने सिस्टम से निकाली है। आरजू अब इसको किससे कंपेयर करेंगे? F is equals to mn न्यूटन सेकंड लॉ से। एक्सीलेंट, हमारे पास इसको हमने सिस्टम से निकाला, अब इसको हमने कंपेयर किया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। और न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि नेट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। नेट फोर्स मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होती है। ये भी नेट फोर्स के बराबर है बेटा और ये भी नेट फोर्स के बराबर है। अब इन दोनों की राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दें। तो मैंने लिखा इक्वेटिंग, तो जब इक्वेट किया तो मुझे ma बराबर मिला w sin थीटा माइनस f। ठीक है बेटा, अर्जुन नोट कर ले। तो मुझे ma बराबर मिला w sin थीटा माइनस f के। जब मैंने इक्वेट किया तो मुझे ma बराबर मिला w sin थीटा माइनस f। अब मुझे चाहिए एक्सेलरेशन और आपको भी चाहिए एक्सेलरेशन। तो अगर मुझे और आपको एक्सेलरेशन चाहिए इसका मतलब मुझे एक्सेलरेशन को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। ये मास हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे जाके डिवाइड, तो एक्सेलरेशन बन गया w sin थीटा माइनस f अपॉन m। मास हो रहा था मल्टीप्लाई, नीचे जाके डिवाइड हो गया। एक्सेलरेशन चाहिए, मास हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे जाके डिवाइड। एक्सेलरेशन चाहिए, मास हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे जाके डिवाइड। तो मेरे पास बन गया w sin थीटा माइनस f अपॉन m। एलसीएम ब्रेक करेंगे। जब इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे तो इसके नीचे भी m आएगा और इसके नीचे भी m आएगा। तो ये बनेगा w sin थीटा अपॉन m, फिर यहाँ पे आया माइनस में f अपॉन m। पहले वाले के नीचे m आया तो दोबारा w sin थीटा अपॉन m, फिर माइनस में आया मेरे पास f अपॉन m। ठीक है, अब इतना करने के बाद मुझे बचपन से ये पता है, मतलब सिंस आई वाज इन मैट्रिक मुझे बचपन से पता है मैट्रिक बचपन होता है, फर्स्ट ईयर बचपन। ठीक है, तो ये मुझे बचपन से पता है कि वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। W जो होता है वो mg के बराबर होता है। तो जहाँ W था वो mg आ गया, ऊपर लिखा हुआ है sin थीटा और नीचे लिखा हुआ है m और यहाँ लिखा हुआ है माइनस f अपॉन m। तो W को मैंने mg से रिप्लेस किया, साथ में sin थीटा और नीचे m, माइनस f अपॉन m। ऊपर वाले m से नीचे वाला m क्या हो गया, कैंसिल। तो ये बना g sin थीटा माइनस f अपॉन m एंड दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये आया इंक्लाइंड प्लेन की एक्सेलरेशन का फार्मूला। ये आया इंक्लाइंड प्लेन के एक्सेलरेशन का फार्मूला। जब जब कोई भी बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे रखी जाएगी, जब जब कोई भी बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे रखी जाएगी और उसके अंदर फ्रिक्शन मौजूद होगा, जब जब कोई भी बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे रखी जाएगी और उसके अंदर फ्रिक्शन मौजूद होगा, जब जब कोई भी बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे रखी जाएगी और उसके अंदर फ्रिक्शन मौजूद होगा, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो एक्सेलरेशन बराबर होगा a is equal to g sin थीटा minus f upon m। अगर आपसे कोई पूछे a is equal to g sin थीटा minus f upon m क्या है, तो आपने बोलना है कि ये एक्सेलरेशन है। किसका एक्सेलरेशन है? हर उस बॉडी का एक्सेलरेशन है जो कि इंक्लाइंड प्लेन पे रखी हुई और जिसके बीच में पाई जाती है फ्रिक्शन, और उसका एक्सेलरेशन हमारे पास है a is equal to g sin थीटा minus f upon m। तो for every body which is placed on inclined plane having friction, उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो is equal to g sin थीटा minus f upon m के बराबर होगा। चलिए ठीक है भाई, ये बात हो गई, ये इसका पहला हाफ कंप्लीट हो गया। अब डायग्राम की मुझे जरूरत नहीं है तो मैं डायग्राम मिटा रहा हूं। अब फर्ज कर लें आपका जो इंक्लाइंड प्लेन है वो एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है और स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन का मतलब यू हैव फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन आपका है स्मूथ और स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन का मतलब यू हैव अ फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है और स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन का मतलब फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन है। अगर मैं आपसे कहूं फर्स्ट कर ले, आपके पास जो इंक्लाइंड प्लेन है वो आपके पास एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है और स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन का मतलब फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन। फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन का मतलब फ्रिक्शन इक्वल टू जीरो। फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन का मतलब फ्रिक्शन इक्वल टू जीरो और स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन का मतलब भी फ्रिक्शन जीरो। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन का मतलब भी फ्रिक्शन जीरो, फ्रिक्शन लेस का मतलब भी फ्रिक्शन जीरो। अब आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मौजूद है,
चेक करें, एक्सेलरेशन बराबर g sin थीटा माइनस f ओवर m, एक्सेलरेशन बराबर g sin थीटा माइनस f ओवर m, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन में एक्सेलरेशन बराबर होती है g sin थीटा माइनस f अपॉन m। फ्रिक्शन चेक करो आप लोग, किसके बराबर है 0, जहां पर फ्रिक्शन है वहां पे 0 लिख दो आप लोग, तो ये बन गया a is equal to g sin थीटा माइनस 0 अपॉन m, जहां फ्रिक्शन था वहां पे आ गया 0, किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करें तो आंसर 0, किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0, खाली यहाँ पे बचा 0 और 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो एक्सेलरेशन a इसके बराबर आया g sin थीटा। दिस इज एन एक्सेलरेशन ऑफ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हर उस जगह पे अप्लाई होगा जो इंक्लाइंड प्लेन बेटा फ्रिक्शनलेस होगा। बॉयज एंड गर्ल्स पे अटेंशन टू माय वर्ड्स, जब जब कोई स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन होगा बेटा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा इक्वल टू g sin थीटा। जब जब कोई स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन होगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा हमारे पास a is equal to g sin theta, और when your inclined plane having friction then it will be equal to a equal to g sin theta minus f upon m। जब inclined plane के अंदर friction होगा तो एक्सेलरेशन g sin theta minus f upon m के बराबर होगा, और जब inclined plane बेटा frictionless होगा तो you will be having a formula for acceleration and that is equal to g sin theta। ये बात मुकम्मल हो गई। अब एक होता है फजूल और एक होता है फजूल तरीन। एक क्या होता है फजूल और दूसरा क्या होता है फजूल तरीन। तो इसी तरह इंक्लाइंड प्लेन की फ्रिक्शनलेस के दो केसेस हैं जो फजूल नहीं है, फजूल तरीन है। ये जरा देखते हैं, बिला वजह के केसेस, बिला वजह इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, बस ऐसे बेकार के केसेस हैं। तो फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन के दो केसेस हैं। केसेस फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन की बार-बार बोल चुका हूं तो लिखने की जरूरत तो नहीं है। और फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन का पहला केस है व्हेन सरफेस इज हॉरिजॉन्टल, जब सरफेस हॉरिजॉन्टल। फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन का पहला केस है व्हेन सरफेस इज हॉरिजॉन्टल। यहां देखिए जरा, किसी एक बच्चे को मैं जरा म्यूट करूंगा और काइंडली मुझे रिस्पांस कर दीजिएगा जिससे ही पूछूं। मैं खुद भी हेल्प करूंगा, ऑब्वियसली बात है। अरीशा बेटा अनम्यूट करना चाहेंगे अपने आप को? हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। अरीशा बेटा ये देखिए आपको स्क्रीन नजर आ रहा है? जी सर। अगर ये आपको स्क्रीन नजर आ रहा है तो फर्स्ट कर लेंगे एंगल है 50। कितना एंगल है? 50। आप इसको 10-10 कम करें, कितना हो गया? क्या करें? 10-10 कम करें, 10-10 वैल्यू कम। 40। अब 30। अब 10। 20 नहीं आएगा, 20 आएगा, 30 के फिर बाद 10 आएगा, और अब उसके 10 बाद 10 10 के बाद 0। कुछ तो 0 पे ही बन जाएगा हॉरिजॉन्टल। तो जब सरफेस हॉरिजॉन्टल होती है तो एंगल बनता है 0। म्यूट कर लेना, थैंक यू। जब सरफेस हॉरिजॉन्टल होती है तो थीटा की वैल्यू बनती है 0। सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो थीटा की वैल्यू बन गई 0। जिस तरह मैंने इस बच्चे से करवाया 50, 40, 30, 20, 10 और एक वक्त आया बिल्कुल सीधे हो गए 0। आप इस पे फॉर्मूला अप्लाई करें, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन का इज इक्वल टू g sin थीटा। sin थीटा का मतलब sin 0। मैं नहीं कहता हूं, मेरी क्या मजाल में कहता हूं, कैलकुलेटर कहता है sin 0 0 के बराबर। कौन कहता है? कैलकुलेटर। sin 0 0 और किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 0, तो एक्सेशन 0। ऑब्वियसली बात है कि अगर एक बॉडी सीधी रखी हुई होगी तो उसमें तो एक्सेलरेशन ही नहीं होगा, मोशन ही नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन 0 वैसे भी आनी है। तो एक्सेलरेशन चेक कर ले क्या आ रही है, सीधी रखी हुई। अगर सरफेस वर्टिकल हो तो मैंने लिखा when surface is vertical, तो जब सरफेस वर्टिकल होगी लाइक दिस तो बेटा एंगल बनेगा 90।
मेरा बेटा सरफेस जब वर्टिकल होती है तो एंगल कितना बनता है 90। यहाँ पे मैंने लिखा इज इक्वल टू जी साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब साइन 90। साइन 90 मैं नहीं कहता हूँ, कौन कहता है? कितने लोगों को पता है कौन कहता है? मैं नहीं कहता, कौन कहता है? साइन 90 मैं नहीं कहता, कोई और कहता है। कौन कहता है? कौन कहता है जी? उन्जिला बताइए कौन कहता है? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर कहता है। गुड। और कैलकुलेटर कहता है साइन 90 1 के बराबर होगा। तो जी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी, तो जब एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल वर्टिकल होगा तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा। तो A would be equal to G। यहाँ पे आपके पास ये टॉपिक था इंक्लाइन प्लेन का जो वाइंड अप हुआ। नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स करके इसको खत्म करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला इफ यू पीपल वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन देन यू कैन, अदरवाइज आई एम गोइंग टू साइन आउट। और जो बच्चे जवाब नहीं देते डरा बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना डरा करें, तो ऐसी बात नहीं होती। अगर आप जवाब नहीं दे रहे तो उसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस की कमी है। और ऐसा नहीं होता कि मतलब मैं गलत समझूं कि आपने जवाब नहीं दिया और आपका एक बुरा इंप्रेशन क्रिएट हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है? बस कॉन्फिडेंस डेवलप करें, क्लास के साथ चलें। इंशाल्लाह ताला मुझे भी खुशी हुई और आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। जवेरिया कुछ कहना चाह रही हैं? जी जवेरिया। सर हम क्वेश्चन करना था कि जो सिलेबस रिडक्शन की जो वो चल रहे हैं, तो ये सिलेबस सच में रिड्यूस हुआ है? सिलेबस रिडक्शन के हवाले से मैं ये बात आपको बता दूं, देखें एक होता है नॉर्मल सिलेबस और एक होता है रिड्यूस्ड। अभी जो आपके पास है वो हम वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपके पास रिड्यूस सिलेबस में शामिल है। फर्ज कर लें कि फैक्ट तक अगर कोई पिक्चर क्लियर हो जाती है कि भाई वो टॉपिक जो कि आपके पास रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है वो वाकई में नहीं, तो फिर अगर हमने अभी उसको पढ़ लिया तो वो टाइम का ज़िया होगा। तो अगर मैं 4-5 क्लासेस उन टॉपिक्स पे लगा दूं जो मुझे पता है कि इस साल आने ही वाले, तो इससे बेहतर है कि पहले मैं वो टॉपिक्स करा दूं जो इस साल आने वाले हैं। इसलिए फिलहाल अभी जो मेरा जिस तरह इस चैप्टर में एक टॉपिक मैंने स्किप करा है वो इलास्टिक कोलिजन, इसके अलावा पूरा चैप्टर है क्योंकि जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें इलास्टिक कोलिजन शामिल नहीं है। तो इसलिए जब तक पिक्चर क्लियर नहीं हो जाती तो मेरा फोकस यही है कि मैं रिड्यूस टॉपिक कराऊं, और जब एक बार पिक्चर मुझे क्लियर हो जाएगी तो बेसिक बात है कि जो टॉपिक्स हमने मिस कर दिए होंगे वो भी हम कवर करेंगे। और आपका जो सेशन है ना वो लेट शुरू हुआ है। अगर उसमें मैंने वो टॉपिक्स भी अभी कराना शुरू कर दिए जो रिड्यूस सिलेबस का पार्ट नहीं है तो उसमें टाइम का ज़िया होगा। आई एम नॉट सेइंग कि अगर वो कंफर्म हो जाते हैं कि पार्ट है तो मैं नहीं कराऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बेसिक बात है मैं आपको कवर करवाऊंगा, लेकिन एक पिक्चर क्लियर हो जाए, ठीक है जवेरिया? और कोई सवाल है बेटा? चलिए भाई, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।